के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। जो है बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सोल, एनसीवैब, इग्नू, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सो आपका इंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का जो यूनिट नंबर 4 है, आज हम स्टार्ट करेंगे और आज ही के आज समाप्त कर देंगे इसको। सो यूनिट नंबर 4 जो है वो हम करेंगे रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर इंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं इसके बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इंटरप्रेन्योर के बारे में, एंट्राप्रेन्योर के बारे में, फीचर्स के बारे में, काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप जाकर के देख लो, क्योंकि वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, संसाधन। और नेक्स्ट आता है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब होता है कि लेन देन। हमारे बिजनेस के अंदर जो रिसोर्स है वो क्या है, पैसा है, फाइनेंस है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। रिसोर्सेज बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत बेसिक की बात करें तो वो हमारा क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे की जो लेन देन है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा, ये सारे लेन देन। तो जितने भी रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन को हम हिंदी में एक वर्ड से भी जानते हैं, जुटाना जिसे हम कहते हैं। बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज इनको इकट्ठा करना, बेसिकली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो सबसे पहले रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। रिसोर्सेज, संसाधन का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं टू सपोर्ट ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन। की हमने जब तक कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, या कोई भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो जो इंटरप्रेन्योरशिप वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सारे के सारे संसाधन को लेन देन चलता रहता है। और फाइनेंस, बिना पैसों के तो कोई बात होती ही नहीं है। तो यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज नहीं करनी है, और हमारी उससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगी। सो रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक हमने 11th में फाइनेंस के तौर पे हमने पढ़ा है। लेकिन इससे सबसे पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है, पर्सनल सेविंग्स आती है, इन्वेस्टर आता है, बैंक लोन आता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी जेब में हर वक्त पैसा अवेलेबल नहीं होता, उनको कभी कभार क्या होता है, पैसा बाहर से लेना पड़ता है। तो वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंशियल रिसोर्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्सनल सेविंग की, तो पर्सनल सेविंग के अंदर क्या आता है कि जो हमने पैसा जोड़ रखा है, जितना भी जोड़ रखा है, पहले हम वो यूज करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में आता है जैसे कि जो हमारी कंपनी के अंदर फंडिंग करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, वो हो गए। बैंक लोन हम लोग ले सकते हैं अपनी कंपनी को, हमारे अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब किसी बंदे के अंदर, जब किसी अच्छे एक इंसान के अंदर स्किल नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, तो उसका रिसोर्स किसी काम का नहीं है। तो अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोसेस चल रहे हैं तो संसाधन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी मैटर करता है। हर चीज पैसे से नहीं होती है, राइट। कि अगर हमारे पास पैसा है लेकिन हमारे पास दिमाग नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हमें कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन से डील करनी है, आउटसोर्सिंग किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। यानी एक बेसिकली बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है एंटरप्राइज के साथ, पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स के साथ डील करना। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी से पहले हम लोग समझेंगे फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में आता है आप लोगों का, जैसे कि मान लो फिजिकल लोकेशन ऑपरेशन, कि आप अपने बिजनेस को कहां से ऑपरेट करने वाले हैं, उसका ऑफिस कहाँ है, जगह कितनी है ना, ये सारी चीजें। तो मतलब उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, कौन कौन से टूल यूज हो रहे हैं, मशीनरी कौन सी यूज हो रही है, ये सारी चीजें भी हमारे संसाधन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरक्चुअल रिसोर्सेज। इंटरक्चुअल
प्रॉपर्टी से जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीजें आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, राइट। तो ये एक एडवांटेज होता है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर होती है दैट मीन्स हमारा बिजनेस बहुत ऊपर तक जा चुका है, हमें अच्छी नॉलेज होगी तो डेफिनेटली हम अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, उससे हमारे को ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। और जो डेफिनेटली हमारे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट में, उसे भी कहीं ना कहीं अडाप्ट करना। नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलेशनशिप रिसोर्स की अगर बात करूं तो उसके अंदर आता है जैसे कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब क्या है, इनको एक तरीके से सपोर्ट मिलता है। यानी कि अगर हमने बोला कि हमारी कंपनी में पैसा आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो हमारी कंपनी में लगाएंगे ना। अगर हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, तो तभी वो लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, सोसाइटी भी हमारा एक रिसोर्स का ही पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। उसके बाद हमारा एक इसमें से रह गया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। सो अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, सो अडेप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अडेप्ट टू चेंजेस, यानी कि जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटीज देखते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे मार्केट का शिफ्ट होना, तो ये सारी चीजें भी उनको साथ में लेके चलनी पड़ती है। जो जो चेंजेस है उनको साथ लेके चलना होता है। टाइम इज मस्ट, टाइम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम मैनेजमेंट के कोई भी चीज नहीं होती है। जैसे अपने गोल्स को सेट करना, अगर हम अपने गोल को, मान लो हमारा कोई गोल ही नहीं है, ठीक है, हमारे गोल्स अधूरे रह जाते हैं, हम काम अच्छे से नहीं करते, एक गोल अचीव होता है दूसरा नहीं कर पाते, हम अपनी डेडलाइन ढंग से देते ही नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारे रिसोर्सेज के अंदर कभी काम नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें होंगी, दैट मीन्स वो एक कंप्लीट रिसोर्स मोबिलाइजेशन माना जाएगा। सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रोसेस की अगर बात करूं, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, तो इसके अंदर आता है हमारा प्लानिंग फेज हो गया, ठीक है। प्लानिंग फेज होता है, एक्टिंग फेज होता है हमारा, और रिफ्लेक्शन फेज होता है, ये फेजेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जानकारी इसकी लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग फेज की बात करूं मैं, तो प्लानिंग में क्या होता है, नाम से क्लियर है, एक ऐसा फेज जिसमें आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको पहचानना है आपकी नीड्स पे, आपकी जरूरतें क्या है, ठीक है। जरूरतें किसकी, कहीं ना कहीं कस्टमर्स की, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटरप्रेन्योर अपने लिए तो काम नहीं कर रहा ना, उसका जो मेन गोल है वो कस्टमर्स है, ठीक है। तो यानी कि रिसोर्स कितने रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट पे, और हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस कितने चाहिए हमें, संसाधन जो है हमारे, यानी पैसा कितना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स कितना, मटेरियल कितना, टेक्नोलॉजी कितनी, ये सारी चीजें। फिर प्लान होने के बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मोबिलाइज द नीड रिसोर्सेज, की जो हमें चीजों की जरूरत है। सपोज हमें फंड की जरूरत है, तो वो फंड हमारी जेब से आएगा या बाहर से आएगा, और बाहर से आएगा तो कहां से आएगा। फिर आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में होता है, ये अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों के एग्जाम से पहले आप एक दिन, 2 दिन पहले या 1 घंटा पहले पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ आ जाए चीजें। बाकी आप नोट्स लेंगे तो उसमें पूरा डिटेलिंग कर रखी है मैंने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक स्पेसिफिक गोल्स, टाइमलाइन, बजट, ये सब आता है। रिस्क असेसमेंट में आता है हमारा जितने भी हमारे प्लान्स हैं उनको कहीं ना कहीं चेंजेस लाना, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसमें चेंज लेकर आना, और रिस्क तो हमें बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एनालिसिस, जो कि इसी का पार्ट है, जिसके अंदर क्या आता है, दिस इंक्लूड जैसे कि डोनर्स होते हैं, पार्टनर हो गए, वॉलंटियर्स हो गए, ये सारे चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है, किसमें, स्टेक होल्डर एनालिसिस। क्योंकि जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तो आपका प्लानिंग फेज तो बिल्कुल ही वेस्ट माना जाएगा। अब आप ये सोचो कि आपने ये सोचा पैसा तो आ गया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमने कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से पार्टनर्स है, कहाँ कहाँ वो चीज काम करने वाली है। नेक्स्ट इज एक्टिंग फेज। एक्टिंग फेज से हमें नाम से क्लियर आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन। आपने प्लान कर लिया, सपने में सोच लिया ये चीजें करनी है, रातों रात सोच लिया, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये एक्टिंग फेज में ही आता है इम्प्लीमेंटेशन, की आपने जो टाइमलाइन बनाई है, जो बजट बनाया, वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। कम्युनिकेशन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपने जो भी काम किया उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उनके साथ एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में आता है यानी कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सके हम उसमें। चैलेंजेस आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, वो भी हमें फेस करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन फेज क्या होता है, जिसके अंदर हमारे आउटकम्स जो होते हैं उसका असेसमेंट होता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दो, फीडबैक लूप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक फीडबैक लेते हैं, यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल चलती रहती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको रिफ्लेक्शन फेस ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब मान लो
कि मान लो ये जो पेन है, पेन मेरे हाथ में होता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ पेन का एक अच्छा एग्जांपल है, और भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि पेन का एग्जांपल लेते हो, ये पेन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी अगर ध्यान देना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, यानी कि अगर ये चीज बहुत छोटी लग रही है हमें पेन, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है। अगर हम किसी एंटरप्रेन्योर की बात करें, अगर वो इतना ज्यादा, अगर कंपनी की टर्नओवर बढ़ाना चाहता है, अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ाना चाहता है, अगर उसकी डिक्रीज हुई है या नहीं भी हुई है और बढ़ाना चाहता है, या कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहता है, तो उसे अपने पुराने प्रोडक्ट पे अच्छे से काम करना होगा। तो रिफ्लेक्शन फेज ये कहता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसको कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सर्वेस करते रहो, जानते रहो, फीडबैक भी लेते रहो कि अगर ये प्रोडक्ट पहले पेन ये अच्छा लग रहा था, क्या उतना ही अच्छा लग रहा है जितना पहले लग रहा था, या अभी कोई कमी तो नहीं आ गई, या पहले से अच्छा और अच्छा लग रहा है यूज करने में। तो इस तरीके के कुछ फीडबैक्स हैं जो लेने होते हैं, जो रिफ्लेक्शन फेज होता है। नेक्स्ट आता है, इसका लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे सक्सेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन फेज होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। देखो, नाम से सोसाइटी इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर क्या आता है, सक्सेस ऑफ द इंटरप्रेन्योर डिपेंड्स अपॉन सर्वल एनवायरमेंटल फैक्टर, की एक इंटरप्रेन्योर जो है, जो एक मालिक बन के बैठा है चेयर पे, उसका जो सक्सेस है, उसकी जो कहीं ना कहीं सक्सेस है, वो किस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे सर्वल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमने काफी सारे पढ़ भी रखे हैं। जैसे सोशल की बात करूं, इकोनॉमिक की बात करूं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इसमें काफी सारे टॉपिक सिमिलर हैं, बस चीजें ज्यादा डिटेल में करा रखे हैं, मैं आपको शॉर्ट में करा रही हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक है, लीगल है, बट अगर आप ड्यू की बुक से पढ़ेंगे तो पक्का आपको नींद आ जाएगी, सीरियसली बता रही हूँ। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में दे रखे हैं। इकोनॉमिक है, लीगल है, ठीक है। तो इस तरीके से है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, राइट। तो जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को, एक इंटरप्रेन्योर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो एक बिगेस्ट चैलेंज होता है उसके लिए, यानी कि बैलेंस करके चलना होता है इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव में, सोसाइटी में, ठीक है, और इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, तो सबसे पहले मैंने ना ये डिफरेंस इसलिए लिया है ताकि आपको ना, एक्चुअली क्या है कि इसमें सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम में ये सारी चीजें आती है, मतलब डिफरेंस कर लिया, दैट मीन्स अगर वो सोशल फैक्टर पूछे तो भी आंसर आता है, डिफरेंस पूछा तो भी आता है, ठीक है। इस तरीके से है, फैक्टर्स पूछे तो भी यही लिखना है। तो सबसे पहले सोशल फैक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, उसमें कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात आती है ना, नाम से ही क्लियर है, सोशल फैक्टर। कस्टम, ट्रेडिशन हो गया, सोशल सेटअप हो गया, सोशल सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें इसमें आया करती है, ठीक है। तो कस्टम, ट्रेडिशन आपको पता है, सोशल सेटअप हो गया, ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आता है, जैसे कि कमी आती है बेसिक फैसिलिटीज में, है ना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्या आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि आप लगा सको, हाई रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। देखो, रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा ना, बिना रिस्क के तो नहीं होगा। अब मैं सोचूं कि मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं लॉस ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, तो क्या कभी मैं एक इंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ? डेफिनेटली नहीं बन सकती, चाहे वो वुमेन इंटरप्रेन्योर हो चाहे वो मेन हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो इकोनॉमिक फैक्टर भी में रिस्क थोड़े ज्यादा होते हैं, कैपिटल की फंडिंग अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, बेसिक फैसिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर आते हैं प्राइवेट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम पे, तो उसको थोड़ा हम अच्छे से जानेंगे कि ये क्या चीज है, राइट। तो प्राइवेट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम क्या है? सो नाम से ही क्लियर होता है हमें ये कि द पब्लिक सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड स्कीम्स, इसमें स्कीम्स आती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो पब्लिक बोले तो आपका गवर्नमेंट ही होता है, राइट। अगर मैं बात करूं दोनों चीजों की, तो इसके अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, प्राइवेट आपको पता ही है, पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट। अगर दोनों, अगर वो सिर्फ पब्लिक सपोर्ट सिस्टम की बात करें, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम यानी प्राइवेट की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ पब्लिक के बारे में, किसके बारे में बात कर रही हूँ? पब्लिक के बारे में, ठीक है, पब्लिक, PSS, ठीक है, पब्लिक। पब्लिक, तो पब्लिक की अगर बात करूं, तो पब्लिक सपोर्ट सिस्टम जो होता है, उसमें स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, मल्टीपल स्कीम्स चला देते हैं, जैसे कि अलग अलग एरिया के अंदर, जैसे टूरिज्म के ऊपर है, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर है, रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स हो गया, वेंचर कैपिटल हो गए, ये सब हो गई। जैसे एग्रीकल्चर पे आप देखते हो, पहले के फार्मर्स वगैरह को कितना ज्यादा बोला जाता था कि ये करो तो ये मिलेगा, इस तरीके से स्कीम चला देते कि आपके पास, फार्मर्स के पास अगर बोलते थे पैसा नहीं है तो हम दे देंगे, कम ब्याज लगेगा, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलाना। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कहीं ना कहीं फंडिंग तो आएगी, अपनी इकोनॉमी के अंदर पैसा तो आएगा ही आएगा, है ना, इस तरीके से। सो स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फायदा मिलता है।
और प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में जो ये वाला प्राइवेट है, प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम क्या है, इंक्लूड करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बताता है एंटरप्रेन्योर विद अदर, यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसके अदर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप की बात करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेनी एंटरप्रेन्योर इन द नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स का इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं। दे कैन हेल्प द फेस स्ट्रेस, हो गया बैलेंस वर्क, हो गया कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो अपने घर गया बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, फैमिली के किसी पर्सन से, फ्रेंड से स्ट्रेस, थोड़ा सा उसका जो फेस पे जो स्ट्रेस दिख रहा है वो बैलेंस हो सकता है, उसमें मदद मिल सकती है, और पैसों में मदद मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से है। अब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे जो पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट है, उसमें क्या होगा कि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसमें जो है, जैसे मोदी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो वो आके उनको बोलेंगे कि आपको क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो स्कीम्स चला दी गई है, वो सबके लिए अप्लाई होती हैं, जबकि प्राइवेट में पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स ये सब हेल्प करते हैं ताकि उनके स्ट्रेस वगैरह रिलीज हो, पैसों में मदद मिले, और इमोशनल कनेक्शंस जो जुड़े हुए होते हैं उनसे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अच्छे से समझ आ गया आपको ये। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। पहली बात तो ये कि हम ये समझ लेते हैं होता क्या है। मैंने एक्चुअली क्या है कि शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब बाकी जब मैं जो जो चीजें समझा रही हूँ तो अंदर की चीजें भी कवर कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम बोलता है कि एक ऐसा मतलब है कि अथॉरिटीज हैं बेसिकली, कि आपको किसी चीज की अथॉरिटी है। एन इंस्टीट्यूशन हुज एक्टिव सपोर्ट डिसीजन इन वेरियस लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी हेल्प टू ब्रिंग वेरियस चेंजेस इन द एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चेंज होती रहती है। आपको क्या लग रहा है कि कोई भी एक मालिक बन के बैठना क्या आसान है? कि एक छोटी सी दुकान की बात भी करें तो उसमें भी 100 चीजें होती हैं। खोलना बहुत आसान है, एक बार कैपिटल लगा दी, उसके बाद पैसा तो चाहिए चाहिए, पैसे के साथ साथ दिमाग भी चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज भी चाहिए। तो सोचो एक एंटरप्रेन्योर जब बड़े लेवल पे बनकर बैठेगा तो उसको कितने सारी चीजों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम काम करता है कि पैसों में मदद हो गई, मार्केटिंग करवानी जरूरी है, आप नई चीजों में डील कर रहे हो, आपने मार्केटिंग नहीं कराई तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने का, आपका प्रोसेस ही बेकार चला जाएगा। सो इस तरीके से होते हैं, चीजों को समझना पड़ता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, तो वो आता है हमारा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर। कहां कहां से सपोर्ट्स मिलते हैं? सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, SSIB बोले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। ये क्या है? स्टैब्लिश हुई थी 1954 के अंदर। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1954 के अंदर। इन द फेवर ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, छोटे छोटे सेक्टर्स के लिए हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ। स्मॉल स्केल सेक्टर्स को ऑफर किया गया था कोऑर्डिनेशन के लिए, और ताकि उनको मदद मिल पाए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। ठीक है भाई, जिनके पास पैसा वैसा इतना नहीं है तो उनको मदद मिल जाएगी। नबार्ड भी हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसका फुल फॉर्म में बताती हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी मैं आप लोगों को फार्मर्स का जो एग्जांपल दे रही थी ना, वो नबार्ड का ही था। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 1982 के अंदर। इसका जो मेजर रोल था वो क्या था? क्रेडिट फ्लो था एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि जो उधार का जो फ्लो है वो बढ़ गया था एग्रीकल्चर में, कॉटेज में, विलेज की इंडस्ट्रीज में, हैंडीक्राफ्ट में, स्मॉल स्केल छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी उनको बेनिफिट मिल रहा था, एक सपोर्ट मिल रहा था कि पैसा ले लो और इंटरप्रेन्योर्स बन जाओ। नेक्स्ट इज सिडू। सिडू बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई थी? 1954 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी ये, जिसने क्या चीज ऑफर करी थी? सपोर्ट टू स्मॉल स्केल सेक्टर्स फॉर द प्रमोशन एंड मोर फर्दर ग्रोथ, ताकि वो और ग्रोथ कर पाए, इसीलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करी गई थी। ठीक है, जिसके अंदर सर्विसेज वगैरह भी थी, और कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह भी खोले गए थे, और प्रोडक्ट कम प्रोसेस भी दिया गया था। इस तरीके से बेनिफिट हुआ था। नेक्स्ट इज NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, जो कि कब सेटअप हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी। 1955 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, जिसका मकसद क्या था? ग्रोथ करवाना, ग्रोथ को इंकरेज कराना, छोटी छोटी इंडस्ट्री को कंट्री के अंदर बढ़ावा देना, ताकि वो अपनी सर्विसेज दे सके। और इसका मेन फंक्शन था मशीनरी को अलाउ करना, इक्विपमेंट्स, कच्चा माल हो गया, ये सारी चीजें की वैरायटीज हो गई। ठीक है, ताकि ये आगे बढ़ पाए। इनके पास अगर थोड़ा पैसा नहीं है तो पैसा मिल जाएगा तो आगे बढ़ पाएंगे, चीजें बढ़ेंगी इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से था। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको मेन मेन जो थे वो सारे बता दिए हैं। ठीक है, बाकी आप जब नोट्स लेंगे तो उससे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, स्मॉल
सॉरी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आता है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फिर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग बेरोजगार ना रहे, कमाएं कुछ। वुमेन एंटरप्रेन्योर को इनकरेज किया गया ताकि लेडीज लोग भी आगे आए और वो भी अपना काम कर पाए और कमा पाए। एक्सपेंशन हो इंडस्ट्री की। अब आप ये सोचो कि जब तक एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं आएंगे, अगर वो लेडीज को आगे नहीं आने देंगे, तो कहां से हमारी इकोनॉमी चलेगी? ठीक है, यानी मेजोरिटी को ही उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट की अगर बात करूं तो वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इन रिस्पेक्ट हाउ टू प्रोक्यूर एंड डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल, कि आप अपने कच्चे माल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मशीन के जो हायर परचेस बेसिस वाले जो सप्लाई होती है, कि वो होता है ना, आपने हायर परचेस वाले चैप्टर्स में पढ़ रखा है, वो बहुत अच्छे से समझ आ रखा होगा आपको। सो वही वाले बेसिस वाली चीजें हैं। सो टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल कंसल्टेंसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मदद करती हैं प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आता है कंसल्टेंसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हमारे आते हैं बेसिकली वही जितनी भी कंसल्टेंसीज बनी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फिर आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, ये मस्ट है कि भाई पैसा का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से पैसा आने वाला है। सो प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है? एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इक्विटीज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो इस तरीके से है प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है, जिसमें हमारे क्या फायदे होते हैं? लार्ज अमाउंट में फंडिंग कर सकते हैं हम लोग, हमें पैसा मिल जाएगा। इंसेंटिव्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे लोगों को, रिटर्न्स दे देंगे, तो वो हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे और हमारे पास कंपनी में पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो हम कंपनी में लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट आता है कि एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है इन्वेस्टमेंट के प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर। भाई कुछ तो फायदे होंगे ना, वही लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग हो गया, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, इंसेंटिव रिटर्न जो अभी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट इज बिजनेस इनकोबुलेटर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। सो बिजनेस इनक्यूबेटर्स जो होते हैं बेसिकली वो कॉर्पोरेटेड होते हैं, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते हैं और एक प्राइवेट होते हैं। सो अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें थोड़ी बहुत, तो डिटेलिंग में आपको थोड़ी सी समझाती हूँ उसकी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। सो कॉर्पोरेट की अगर बात करूं तो ये मदद करते हैं, इट हेल्प स्टार्टअप टू कीप देम कनेक्टेड विद अदर इंडस्ट्री, ये अदर इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करते हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये जो मेन काम करते हैं, इनके जो चैलेंजिंग पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, ये कंपनी के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अराइज होते हैं, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने का काम करते हैं कॉर्पोरेट, नाम से भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है लोकल। लोकल में आते हैं सपोर्ट्स करते हैं स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को, ठीक है, ताकि उनकी सोसाइटी के अंदर जो कंडीशन है वो और बेहतर हो सके। नेक्स्ट आता है प्राइवेट। प्राइवेट में आता है हम लोगों के जैसे कि शेयर्स के साथ डील करना, उनमें से फायदा कमाना, ये सब आता है, क्वालिटी पे काम करना, ये सब। नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी हमने क्लास 11 में काफी बार पढ़ रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्कीम्स के बारे में कि ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है जैसे कि जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ताकि गरीबों को, क्योंकि जो लोग गरीब है उनके पास पैसा नहीं है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से वो काम कर पाएंगे। ठीक है, और रिजॉल्व करते हैं, वही लीडरशिप म्यूचुअल डिस्कशन करके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट की अगर बात करूं, नेक्स्ट नेक्स्ट बोले तो नेक्स्ट, सो काफी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में दे रखा है, स्टिल मैं आपको शॉर्ट में कराने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। ठीक है, नाम से भी क्लियर है, इन्वेस्टर्स हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी, एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेशन इज रेफर टू एंजल, यानी एक बंदा, एक ऐसा इंसान जो इन्वेस्ट कर रहा है मनी, पैसा लगा रहा है अपनी कंपनी के अंदर, किस पर्पस के लिए, कौन से ऑपरेशन के लिए? एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेशन के लिए, राइट। तो एंजल इन्वेस्टर हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ऑल आर हैप्पी टू टेक ऑन रिस्क, वो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, खुशी खुशी लेना पड़ेगा। वांट फॉर लिटिल ओनरशिप कंट्रोल ओवर अ कंपनी। सो सबसे पहले फीचर की बात करूं, फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करती हूं तो वो हम एक बार समझना चाहेंगे। ठीक है, सो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस कैन टिपिकली यूज वेंचर कैपिटल, ये लिखा। ठीक है, टिपिकली वेंचर कैपिटलिस्टिक जो होता है बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूं तो वेंचर कैपिटलिस्टिक जो है, बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, और आप जो है इसका रिटर्न देखते हैं 5 या 10 सालों में। ठीक है, ये चीज इसके अंदर देखते हैं, क्योंकि जब हम हर हर चीज की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। आप देखते हो जैसे शेयर है,
शेयर के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो ओनर तो बन जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट होगा तो आपको उस अकॉर्डिंग मिलेगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इस तरीके से चीजें रहती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का अपना ही रहता है, डिबेंचर का अलग रहता है, बॉन्ड का अलग रहता है। ये तो मैं मान के चलती हूँ आपने क्लास 11 से चीजें पढ़ रखी है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। सो ये सब आता है। वेंचर कैपिटलिस्टिक फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट प्रोवाइड लार्ज प्रॉफिट्स एट अ हाई लेवल रिस्क। हाई लेवल का रिस्क लोगे तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, जैसे वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडियन गवर्नमेंट सितंबर 2014 के अंदर, जिसके अंदर क्या इनकरेज हुआ था, लोकल बिजनेस वालों को इनकरेज किया गया था कि तुम लोग आगे आओ और काम करो, ठीक है। सो स्टार्टअप हुए इंडिया प्रोग्राम के अंदर, डिजिटल हुआ इंडिया, धीरे धीरे और भी हो रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हमने पढ़ रखी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ रखी है, उसमें क्या था कि फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग है, उधार, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल प्लान, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले पढ़ भी रखी हैं, ठीक है। ये सब वही है। स्मार्ट सिटीज बनना, अभी देख रहे हो कितना काम चल रहा है, 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब बड़े बेसिक बेसिक है जो हमने काफी बार पढ़ रखे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम कह लो, वो भी हमने पढ़ा है, जो हम सुनते रहते हैं मोदी जी से, कई बार उनके बारे में डिटेलिंग वगैरह पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट कराया विद डिटेलिंग। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बट ये वन शॉट के लिए मैंने जो आपका मेन मेन है शॉर्ट में वो सब आपको करवा दिया, बाकी आप नोट्स पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं यूनिट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।